हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड गुडविल वैल्यूएशन। अपनी पिछली सीरीज के अंदर हमने अपने ख़त्म किया था पार्टनरशिप का फंडामेंटल, जिसके करीबन हम 9 से 10 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। जिन्होंने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की क्लासेस नहीं देखी हैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज़ गो वॉच। ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले सर? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुडविल के डेफिनेशन के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ गुडविल कितनी होती हैं। ठीक है। गुडविल के मेथड कौन कौन से होते हैं वैल्यूएशन के लिए, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो फिर देर ना करते हुए अपनी आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गुडविल होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? जब आप गुडविल को सुनते हो तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? तो आप लोगों ने 11th क्लास में समझा होगा गुडविल का मतलब क्या होता है। तो गुडविल जो होती है वो एक फर्म की क्या होती है? रेपुटेशन होती है, जिसकी वजह से वो फर्म को हेल्प करती है हायर प्रॉफिट कमाने में एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटिव फर्म्स, है कि नहीं? मतलब कि अगर मेरी गुडविल अच्छी है तो मैं उस गुडविल की हेल्प से प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकता हूँ एज पर माई कॉम्पिटिटिव। समझो कि दो कंपनीज हैं, एक है आपका डोमिनोज और एक है नॉर्मल पिज्जा बनाने वाला बंदा, ठीक है, जिसका कोई ब्रांड नेम नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि किसका ब्रांड नेम है, किसका ब्रांड नेम नहीं है। सर डोमिनोज का एक ब्रांड नेम है। अच्छा, लोग जब भी पिज्जा खरीदने जाएंगे तो बेसिकली कहाँ से खरीदेंगे? मोस्ट ऑफ टाइम वो लोग डोमिनोज से परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि डोमिनोज की अपनी एक क्या है, मार्केट में रेपुटेशन है, एक गुडविल है, उसकी क्वालिटी होती है, उसका टेस्ट होता है, इस चक्कर में लोग उसे खरीदते हैं, है ना। तो गुडविल का मतलब बेसिकली होता क्या है कि रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, जिसकी वजह से वो फर्म अपने कॉम्पिटिटिव फर्म्स के मुकाबले बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। ठीक है। आई होप आपको जनरल मीनिंग समझ में आया हो गुडविल का। ठीक है। चलो समझते हैं कि गुडविल होती क्या है, उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। चलो देखो आज स्क्रीन पे कह रहा है गुडविल इज अ गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। तो गुडविल क्या होती है? इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच इज अर्न बाय फर्म। जो कौन अर्न करता है? बाय फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड हॉनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। तो जो फर्म है, यानी कि जो डोमिनोज है, उसने अपना नाम कैसे बनाया? जो रीबॉक है, ठीक है, रीबॉक ने अपना नाम कैसे एस्टेब्लिश किया, या पूमा है, या जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन लोगों ने अपना नाम कैसे बनाया है? वो जस्ट उनका हार्डवर्क है, उनके जो ओनर्स हैं उन्होंने ऑनेस्टी से काम किया है, इसलिए आज वर्ल्ड में उनका एक क्या है, नाम है, उनकी एक रेपुटेशन है। ठीक है। इफ अ फर्म रेंडर गुड सर्विस, अगर कोई फर्म अच्छी सर्विसेज देती है, ठीक है, टू द customer who feels satisfied will come again and again and the firm will be able to earn more profit in the future। ठीक है। तो अगर कोई फर्म अच्छी सर्विस देगी अपने कस्टमर को तो उसका कस्टमर बार बार उसके पास आएगा, जिसकी वजह से उसको फर्म को प्रॉफिट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें अपनी, तो हम जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आप लोगों को पहुँच रही है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप लोग जरूर उस चीज़ों को देखोगे, उसको समझोगे, उसका फीडबैक दोगे, है कि नहीं? तो क्योंकि ये चीज़ अच्छी है। अब ऑल्सो हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, फॉर द सर्विंग होता है, लेकिन फिर भी वो हमारा काम क्या है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक गुड एजुकेशन प्रोवाइड करना है, गुड एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि उनकी वजह से उनकी हेल्प हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएंगी तो आप निश्चित तौर से आप यहाँ पर बार बार आओगे और चीज़ों को देखोगे, चीज़ों को समझोगे, तो इससे हमारी क्या बनेगी, एक रेपुटेशन बढ़ती है। ठीक है। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच एनेबल्स, जिसकी वजह से इट अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपेरिजन ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म्स। ठीक है। तो गुडविल की वजह से जो फर्म होती है वो एक हायर प्रॉफिट कमाती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल की कौन कौन सी फीचर्स होती हैं, ठीक है, वो फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो आ जाओ। तो पहला जो फीचर होता है गुडविल का वो है इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल क्या होती है, आप सबको पता है, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। अब मुझे बताओ इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? आई होप सबको पता होना चाहिए। तो बात इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? ऐसी एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, है कि? तो गुडविल डज नॉट बी सीन और टच, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो मेन वर्ड यहाँ पे क्या है?
फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप लिखते हो एग्जाम में, तो उनसे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो हमेशा डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, बट उसके कीवर्ड्स को याद रखना है, जिसकी वजह से एग्जाम में आपको क्या मिले, हेल्प मिले। ठीक है, चलो। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। दस इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स सच एज अ पैटेंट्स। उसके और भी एग्जांपल्स है, पेटेंट हो सकता है, वो पेटेंट जानते हो आप लोग, ठीक है। ट्रेडमार्क हो सकते हैं, कॉपीराइट्स हो सकते हैं, ये सब चीजें क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स के पार्ट्स हैं। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। आगे क्या होती है गुडविल? गुडविल इज अ वैल्यूएबल एसेट, बिल्कुल ठीक है। एक फर्म के लिए गुडविल बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स होती है, क्योंकि इसकी हेल्प से फर्म जो होती है वो क्या करती है, हायर प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ठीक है, 3 बातें हो गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, सर कह रहा है इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। कहने का क्या मतलब है कि वाइल गुडविल, जो गुडविल होती है, गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, आप सबको पता है गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि गुडविल डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है सर, लगता है टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, और गुडविल क्या है, इंटेंजिबल है। तो गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं, लेकिन गुडविल में फ्लक्चुएशन आती रहती है, यानी रेपुटेशन कभी अच्छी होती है और कभी बुरी भी हो जाती है। आपको मैगी वाला केस याद होगा, नेस्ले, ठीक है, जहां पर क्या हुआ था कि एक टाइम पे मैगी बहुत फेवरेट हुआ करती थी, बट रिसेंटली कुछ कारणों की वजह से उसकी जो रेपुटेशन है एकदम से डाउन हो गई थी। तो उसे क्या बोलेंगे, गुडविल की फ्लक्चुएशन होती है, क्योंकि कभी कभी रूमर्स की वजह से चीजों में रेपुटेशन में घटती और बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर भी लिखें, तो क्या कहता है, वाइल गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएशन, गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएट, इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। उसकी जो वैल्यू है वो लाइबल होती है किसके लिए, कांस्टेंट फ्लक्चुएशन से। इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एज अ साइलेंट एसेट्स। ये क्या होती है, एक साइलेंट एसेट की तरह होती है इन बिजनेस, वेयर देर आर सुपर प्रॉफिट्स मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट्स, बट डिक्लाइन इन वैल्यू विद द डिक्लाइन इन अर्निंग्स। ठीक है, अगर आपकी गुडविल की वैल्यू कम होगी तो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब भी आपकी गुडविल की वैल्यू कम होगी। जैसे कि नेस्ले के केस में हुआ था, जब नेस्ले का गुडविल डाउन हुआ था, उसका प्रॉफिट भी क्या हो गया, डाउन हो गया, क्योंकि लोगों ने उसे खरीदना बंद कर दिया। तो यहाँ पर गुड एग्जांपल इज नेस्ले। ठीक है, नेस्ले याद रहेगा सबको। ओके, थर्ड फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। देखो, कह रहा इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अब गुडविल की वैल्यूएशन कब होती है, जब आप पूरा का पूरा बिजनेस क्या कर देते हो, बेच देते हो। ठीक है, तब गुडविल को वैल्यू किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तब भी वैल्यूएशन होता है। वो सारी चीजें हमें अब चैप्टर में पढ़नी है। देखो, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन अ पार्ट, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन अ पार्ट। गुडविल को आप पार्ट्स में बेच नहीं सकते। जैसे कि डोमिनोज ने अपना आधा नाम बेच दिया, आधा नहीं बेचा, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो आप पूरा नाम बेचोगे किसी को, या तो बेचोगे ही नहीं, है कि नहीं? आप गुडविल को हाफ हाफ सोल्ड नहीं कर सकते। समझ में आई बात? गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन अ पार्ट। जब भी आप अपनी गुडविल बेचोगे तो पूरी बेचोगे। ठीक है, हाफ गुडविल सेल नहीं हो सकती किसी की। ठीक है, इट कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस ओनली। आप बिजनेस के साथ ही गुडविल को बेच सकते हो, अदरवाइज वो गुडविल किसी और काम की नहीं है। द ओनली एक्सेप्शन इज एट दैट टाइम ऑफ एडमिशन। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन का मतलब समझते हो, जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो, मैंने कहा गुडविल की वैल्यूएशन कब होगी सर? ओनली इन द केस व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप नया पार्टनर को एडमिट करोगे तब भी आप गुडविल की वैल्यूएशन करोगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर भी गुडविल की वैल्यूएशन होगी। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर पर भी गुडविल की वैल्यूएशन होती है। तो ये सारी चीजें हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद फिक्स वाला पॉइंट देखो, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप एग्जैक्ट वैल्यूएशन निकाल पाओ उसकी, क्योंकि हम जो वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते आप लोग। ओके, दिस इज बिकॉज इट्स वैल्यू मे फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू चेंजिंग सर्कमटेंसेस। बिल्कुल ठीक है, अम्मी मैंने कहा कि गुडविल की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है ड्यू टू सर्कमटेंसेस व्हिच आर इंटरनेट एंड एक्सटर्नल टू द बिजनेस। ठीक है, दैट्स वाई उसके हम एग्जैक्ट वैल्यूएशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आई होप आपको इस ऊपर के 6 पॉइंट समझ में आए होंगे कि गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। ठीक है, गुडविल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी फीचर्स कौन कौन सी गुडविल होती है। एक तो ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है, दूसरी वैल्यूएबल एसेट है, तीसरा अर्निंग करने में एक्सेस प्रॉफिट हेल्प करती है, फोर्थ कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस के लिए लाइबल होती है, और बिजनेस को आप अकेले गुडविल को आप एक पार्ट्स में सोल्ड नहीं कर सकते, एंटायर बिजनेस के साथ सोल्ड होगा, और सिक्स्थ इसका जो एग्जैक्ट वैल्यूएशन है वो करना डिफिकल्ट होता है। समझ में आई बात यहाँ तक?
ओके सर, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम? टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल जो होती है बेसिकली दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? टू कैटेगरीज में। तो यहाँ पर देखो, गुडविल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। गुडविल को आपने दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है परचेज और एक होती है सेल्फ जनरेटेड। जैसे कि नाम बता रहा है, परचेज यानी कि आपने उस गुडविल को किसी से परचेज किया है, और सेल्फ जनरेटेड का मतलब है आपने उस गुडविल को खुद से जनरेट किया है। ठीक है, किसी से परचेज नहीं किया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब देखो, परचेज गुडविल कौन सी होती है? जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक कंपनी का बिजनेस खरीद लिया। ठीक है, जैसे कि मान लो व्हाट्सएप पता है आपको। ठीक है, व्हाट्सएप किसी और की कंपनी थी और फेसबुक का ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, पूरा का पूरा व्हाट्सएप खरीद लिया था। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने पूरा का पूरा व्हाट्सएप परचेज कर लिया। तो व्हाट्सएप की जो भी गुडविल थी अब वो किसके पास पहुंच जाएगी? मार्क जुकरबर्ग के पास। ठीक है, इसी तरीके से मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम भी परचेज कर लिया था। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की जो भी गुडविल थी वो सारी किसके पास पहुंच गई? मार्क जुकरबर्ग के पास। ठीक है, तो उसे बोलेंगे परचेज गुडविल। यानी व्हाट्सएप की जितनी भी गुडविल थी, जितनी भी पॉपुलरिटी थी, जितनी भी रेपुटेशन थी, अब वो किसके साथ लिंक अप हो गई? वो हो गई मार्क जुकरबर्ग के साथ लिंक हो गई, यानी फेसबुक के साथ लिंक अप हो गई। आप देखोगे कि व्हाट्सएप के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर एक फेसबुक का लोगो आता है। समझ रहे हो? उस बात का मतलब क्या है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कुछ नहीं, फेसबुक के ही क्या है? पार्ट्स हैं। ठीक है, तो परचेज गुडविल वो होती है जो जब कोई पर्सन किसी का पूरा बिजनेस परचेज कर लेता है तो उसे परचेज गुडविल बोलते हैं, क्योंकि उसके बदले में उसने कुछ पैसे पे किए होंगे। अब जाहिर सी बात है कि व्हाट्सएप को जब फेसबुक ने खरीदा था तो उसने कुछ ना कुछ अमाउंट पे किया होगा, है कि नहीं? तो वो अमाउंट के बदले उसे क्या मिला? व्हाट्सएप की गुडविल मिली। ठीक है, चलो देखो परचेज गुडविल क्या होती है। परचेज गुडविल मीन्स गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन, ध्यान देखो, वेर विच अ कंसिडरेशन हैज बीन पेड, यानी उसके बदले कुछ क्या पे किया हो? अमाउंट पे किया हो। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इट्स नेट एसेट्स इज द परचेज गुडविल। क्या मतलब हुआ इसका सर? देखो, आपने जब व्हाट्सएप को खरीदा, यानी फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को खरीदा, तो व्हाट्सएप के पास एसेट्स जो थी वो थी 10 लाख रुपए की। कितने लाख की? 10 लाख की। और उसकी जो लाइबिलिटीज थी वो थी 12 लाख रुपए की। ठीक है, वो कितनी थी? 12 लाख रुपए की। यानी आपने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, आपको एसेट कितने की मिली? 10 लाख की, और आपके पास लाइबिलिटी कितनी थी? 12 लाख की। या एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को खरीदा तो फेसबुक ने व्हाट्सएप के पास एसेट जो थी वो थी 10 करोड़ की। ठीक है, और लाइबिलिटीज थी 2 करोड़ की। ठीक है, और फेसबुक ने उसे पे किए टोटल 12 करोड़ रुपए। ठीक है, अब 12 करोड़ उसने पे किए और एसेट थी उसके पास 10 करोड़ की और लाइबिलिटी भी थी 2 करोड़ की। यानी अगर नेट देखें तो एसेट माइनस लाइबिलिटी यानी कितने बनते हैं? 8 करोड़। तो फेसबुक को पे कितने करने थे? 8 करोड़ रुपए, लेकिन पे कितने किए? 12 करोड़। यानी डिफरेंस कितना आ गया? 4 करोड़ रुपए का। तो वो 4 करोड़ रुपए फेसबुक ने एक्स्ट्रा पे किए व्हाट्सएप को, वो क्या है? दिस इज गुडविल। वो क्या है? एक परचेज गुडविल। जिस तरीके से वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को परचेज किया। ठीक है, आपको पता होगा कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को परचेज किया, तो वॉलमार्ट ने जब फ्लिपकार्ट को परचेज किया तो उसने भी हाईयर अमाउंट पे किया था उसको, तो दैट इज ऑल्सो अ गुडविल। ठीक है, गुडविल का पार्ट होती है। तो परचेज गुडविल का मतलब समझ गए कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस को परचेज करती है और एसेट लाइबिलिटी से एक्स्ट्रा अमाउंट देती है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को बोलते हैं क्या? परचेज गुडविल। इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिल्कुल ठीक है, एज पर AS 26 गुडविल के ऊपर लगता है AS 26। कौन सा लगता है? AS 26। याद रहेगा सबको, कौन सा AS लगता है? AS 20। ठीक है, तो गुडविल के ऊपर कौन सा AS लगता है? AS 26, जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट्स कहता है कि जब भी आप परचेज गुडविल खरीदोगे
तो आप परचेज गुडविल को अपनी बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिकॉज इट परचेज बाय पेइंग फ्रॉम ऑफ कैश और काइंड। तो आपने इस गुडविल को कैसे खरीदा है, या तो कैश में खरीदा है या फिर काइंड में खरीदा है, कैसे भी खरीदा होगा, लेकिन एज पर AS 26 परचेज गुडविल जो होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर MCQ बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कौन से गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, कौन से नहीं होती है, और किसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होती है। तो कौन सा AS लगता है, AS 26 लिख लेना इसको आज से, ठीक है, नोटिंग के टाइम पे। ओके, देखो इधर, अब इसी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो फटाफट से। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट अराइजेज फ्रॉम परचेज ऑफ अ बिजनेस। कैसे अराइज होगा, कब मिलेगा आपको ये, जब आप बिजनेस का करोगे, परचेज करोगे, ठीक है, या तो बिजनेस परचेज करोगे या ब्रांड परचेज करोगे। कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कंसिडरेशन अगर आपने पे किया है तभी आप इसको रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगी। मान लो अगर आपने कंसिडरेशन नहीं पे किया, बिजनेस परचेज कर लिया, तो वो रिकॉर्डिंग भी नहीं होनी चाहिए। शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट्स, बिल्कुल ठीक है, बैलेंस शीट में आप दिखाओगे एसेट में रूप में। इट इज अमोटाइज, आपको पता होना चाहिए कि गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्या लगता है, अमोटाइजेशन लगते हैं, ठीक है। और अगर आपको पता तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि किसको ये पता था कि गुडविल के ऊपर अमोटाइजेशन लगता है या डेप्रिसिएशन लगता है। वैल्यू इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट एंड असरटेन्ड बाय एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेजर। इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बिल्कुल ठीक है, गुडविल जब आप परचेज करते हो तो उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है। एंड कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली इन द मार्केट और इन अ पार्ट्स। आप गुडविल को कभी भी सेपरेटली सोल्ड नहीं कर सकते, उसको हमेशा आप बिजनेस के साथ ही सोल्ड करोगे, ठीक है। आप उसको ऐसा नहीं कि बिजनेस आपने किसी और को बेचा है और उसी गुडविल आपने किसी और को बेची, ऐसा आप नहीं कर सकते। जिसको आप बिजनेस बेचोगे, गुडविल भी आप उसी को ही बेचोगे, ठीक है। और गुडविल का अभी आपने पढ़ा कि गुडविल कभी भी पार्ट्स में सोल्ड नहीं होती है, ठीक है। चलो, हमारी जो सेकंड गुडविल है दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो खुद से एस्टेब्लिश होती है, जो परचेज नहीं की जाती। जैसे मैं बात करूँ रिलायंस की, तो रिलायंस का जो नाम है, क्या रिलायंस ने अपना नाम किसी से खरीदा है, नहीं, उसने वो नाम खुद बनाया है, खुद एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। फेसबुक ने अपना नाम किसी से खरीदा था, नहीं, फेसबुक ने अपना नाम खुद बनाया है। व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा है, ठीक है, लेकिन फेसबुक ने तो अपना नाम खुद से बनाया था, तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसीलिए फेसबुक कभी भी अपने अकाउंट्स में अपनी गुडविल नहीं दिखाएगा। इस तरीके से रिलायंस से अगर पूछो कि सर आपकी गुडविल कितनी है, तो रिलायंस कभी भी अपनी गुडविल की वैल्यूएशन नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी रिलायंस को खरीदेगी तो उस टाइम वो रिलायंस की गुडविल की वैल्यूएशन करेगी। यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन नहीं होती है। ये दिमाग में रख लेना कि जो भी गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती है उसकी वैल्यूएशन नहीं होती है। और एज पर AS 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यानी रिलायंस की बात करें तो रिलायंस की बुक्स में अगर गुडविल होगी तो वो किसी और कंपनी की होगी, उसकी खुद की गुडविल वहां पे लिखी नहीं होगी। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने कि रिलायंस के अंदर रिलायंस की खुद की गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स में लिखी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा AS 26 नहीं करता करने के लिए। समझ में आ रही बात? देखो, कहता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरेंट गुडविल, इट इज अ इंटरनली जनरेटेड, क्या हुआ, इंटरनली जनरेटेड गुडविल which arises from a number of factors that are running a business process due to which it is able to earn more profit in the future। तो एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है जो फर्म खुद से जनरेट करती है, ना कि इसे परचेज करती है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, फीचर्स। इट जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स, बहुत टाइम के बाद ये खुद से गुडविल बनती है, ठीक है। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड, इसकी आप ट्रू कॉस्ट प्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और वैल्यू डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू, इसकी वैल्यूएशन मुश्किल से ही होती है, वैल्यूएशन इसकी हम वैसे भी नहीं करते। देखो यहाँ पर लिखा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट। बात समझ में आ रही है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? क्योंकि उसके बदले कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो, ठीक है, इस पे स्टार लगा लो कि इसको आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, कि एज पर AS 26 परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आया, हमने पढ़ा डेफिनेशन पढ़ लिया, ठीक है, हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स ऑफ गुडविल पढ़े, हमने पढ़े गुडविल के टाइप्स, दो तरीके के, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या चीज? फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल को, यानी गुडविल की वैल्यू किन किन कारणों की वजह से चेंज होती है, बदलती रहती है। ठीक है, पहला पॉइंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, वो क्विक डिसीजंस लेती है, वो स्ट्रेटेजीज अच्छी बनाती है, तो जाहिर सी बात है उस फर्म की गुडविल क्या होगी, एक अच्छी गुडविल होगी, है कि नहीं। अब बात करो रिलायंस की, तो रिलायंस की जो मैनेजमेंट है, जाहिर सी बात है वो एफिशिएंट मैनेजमेंट है, वो अच्छे डिसीजंस लेती है। या फिर बात करो अमेज़न की, जो कि एक नंबर 1 ई कॉमर्स वेबसाइट है वर्ल्ड में, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होगी तभी तो वो नंबर 1 ई कॉमर्स वेबसाइट है कि नहीं। तो मैनेजमेंट का एक बहुत रोल होता है एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो, if the business is run by experienced and efficient employees, is business is run by experienced and efficient management, its profit will go on increasing, which result in increase in the value of goodwill। तो जितना ज्यादा आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे उतनी अच्छी आपकी गुडविल बढ़ती जाएगी। अब जाहिर सी बात ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करता जाओ, इस गुडविल की रेपुटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा उसका प्रॉफिट भी होता जाएगा। यानी दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ क्या है, लिंकअप है, प्रॉफिट और गुडविल। जितनी अच्छी गुडविल उतना अच्छा प्रॉफिट, जितना अच्छा प्रॉफिट उतनी अच्छी गुडविल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत सी कंपनीज इन चीजों को इग्नोर कर देती हैं, उनको लगता है क्वांटिटी मैटर करती है। क्वांटिटी जो होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज में मैटर करती है मोस्टली, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री होती है लाइक यूएसए, ठीक है, उनको क्वालिटी का बहुत फर्क पड़ता है। वो लोग क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फर्क करते हैं। तो अगर यूएसए जैसी कंट्री की बात करें तो वहां पर क्यों आईफोन्स को प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फोन्स को, या फिर क्यों रीबॉक को इतनी प्रेफरेंस दी जाती है, क्यों पूमा जैसे ब्रांड्स को इतनी प्रेफरेंस दी जाती है, नाइकी जैसे ब्रांड को, क्योंकि वहां पर लोग क्वालिटी को प्रेफर करते हैं रादर देन क्वांटिटी को। उनको प्राइस चीप क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, उनको क्वालिटी से पड़ता है। तो जो भी रीबॉक जैसे ब्रांड है वो लोग मेन फोकस किस पे रखते हैं, अपनी क्वालिटी पे, कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो, इसी वजह से वो लोग अच्छे एक ब्रांड बन पाए हैं। ठीक है, तो जो भी कंपनीज अपनी क्वालिटी पे फोकस करती हैं उनकी वजह से उसकी गुडविल भी क्या होती है, एक अच्छी गुडविल बन जाती है, यानी उसकी रेपुटेशन क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द फर्म इज सप्लाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देन द कस्टमर विल कम अगेन एंड अगेन। बिल्कुल ठीक है, अगर आपने चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया तो वो कस्टमर एक बार तो लेके जाएगा, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बुरा रहेगा और वो दोबारा लेके नहीं जाएगा। सेम एंड दस विल क्रिएट द गुडविल एंड ब्रांड नेम फॉर द सेम। तो ब्रांड नेम क्या होता है, हम ही हैं जो ब्रांड नेम बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्रांड जो है हमें अच्छी चीजें देता है, तो इसलिए हम उसके पास बार बार जाएंगे परचेज करने। वहीं अगर किसी ब्रांड ने हमारे साथ धोखा कर दिया, चीट कर दिया, हम उससे बिल्कुल भी वो चीजें परचेज नहीं करने वाले। बिल्कुल समझ में आई? यस सर। थर्ड पॉइंट, लोकेशन ऑफ बिजनेस। अब लोकेशन ऑफ बिजनेस भी बहुत मैटर करती है जब हम रेपुटेशन की बात करते हैं। मान लो एक फर्नीचर मार्केट है, जहाँ पर पूरा का पूरा फर्नीचर मार्केट है, और वहाँ पर आपने एक शॉप खरीदी है बुक स्टेशनरी की, तो क्या वो शॉप चलेगी वहाँ पर? क्या उस शॉप का ब्रांड आगे बढ़ेगा? क्या उसकी रेपुटेशन आगे बढ़ेगी? सर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कस्टमर आएंगे वो इंटरेस्टेड होंगे फर्नीचर से रिलेटेड, और वहाँ पर कोई भी बुक्स खरीदने नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? कि लोकेशन ऐसी चूज करनी चाहिए जहां पर वो उस लोकेशन को सूट करता हो। अगर आप अपोजिट लोकेशन चूज कर लोगे तो वो उस चीज के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है, या कॉलेज के पास जब आप जाते हो तो कॉलेज के आसपास जो शॉप्स होती हैं वो मोर फेवरेबल होती हैं टीनेजर्स के, ठीक है, उनके रिगार्डिंग की चीजें वहां पर मिलती हैं। अब वहां पर अगर वो लोग एज पर्सन के हिसाब से चीजें बेचने लग जाए, सीनियर सिटीजन के हिसाब से चीजें बेचने, क्या वो चीजें सेल होंगी? फिर बिल्कुल भी सेल नहीं होंगी, उनकी रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज मैटर। ठीक है, तो इफ अ बिजनेस इज लोकेटेड एट अ कन्वीनियंट प्रोमिनेंट प्लेस, यानी एक अच्छी जगह पे है और एक अच्छी प्लेस पर है, इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर एंड देयरफॉर विल हैव अ मोर गुडविल। तो अगर आपने अपनी गुडविल, अपनी फॉर्म की लोकेशन अच्छी जगह रखी है, कन्वीनियंट जगह रखी है, मतलब ढूंढने से बहुत दिक्कत नहीं होती, गलियों में जाकर ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है, आराम से गुडविल मिल जाती है, आराम से फॉर्म मिल जाती है, तो वो आपकी गुडविल को एनहेंस करेगी हमेशा ही। ठीक है, थर्ड हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखो,
द लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, द लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। अब लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है सर? देखो, लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जितना पुराना बिजनेस होगा ना, लोग उसको उतनी ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो अपने एड्स में यूज करते हैं सिंस 1987, 1983, 83 और 84। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लोग टाइम से समझते हैं कि टाइम, जितना टाइम वो बिताते हैं उतना ज्यादा अच्छा वो ब्रांड होता जाता है। समझते हो? तो अगर कोई बिजनेस आज ही स्टार्ट हुआ है तो वो अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमेशा वो गलतियां करेगा, वो क्वालिटी से मिसप्लेस करेगा, वो सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीजें करेगा। लेकिन ऐसी फर्म जो बहुत टाइम से है, वो अपनी चीज़ों को समझ चुकी है, अपने कस्टमर्स को समझ चुकी है, अपने प्रोडक्ट को समझ चुकी है, तो वो हमेशा फोकस करेगी कि इसके ऊपर, अच्छी चीज़ों के ऊपर। तो लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जितना पुराना बिजनेस होगा उसकी गुडविल उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ठीक है, देखो, एन ओल्डर बिजनेस इज बेटर नोन टू इट्स कस्टमर, देयरफॉर इट इज लाइकली टू हैव अ मोर गुडविल। बिल्कुल ठीक है, एक पुरानी कंपनी जो होगी, एक पुरानी फर्म जो होगी, उसकी गुडविल अच्छी होगी एज कम्पेयर टू न्यू फर्म। ठीक है, व्हेन अ बिजनेस एंटरप्राइज हैव अ बिल्ट अप गुड रेपुटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, द नंबर ऑफ कस्टमर विल बी मोर कंपैरिजन टू द कस्टमर ऑफ न्यू एंट्रेंस। तो ऑफकोर्स पुरानी वाली फॉर्म के पास ज्यादा कस्टमर होंगे एज कंपेयर टू न्यू एंट्रेंस, जो न्यू कंपनीज आ रही है उनके कंपेयर में। नंबर ऑफ कस्टमर इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट। जितने ज्यादा कस्टमर आपकी शॉप पे आएंगे, आपकी कंपनी से इंटरेक्ट करेंगे, आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आपका प्रॉफिट क्या होगा, हाई होगा, है कि नहीं? प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस को बढ़ाएगा, हमेशा बढ़ाएगा। ठीक है, बात समझ में आपको? पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया? ओके, उसके बाद समझो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, कह रहा है मोनोप्लास्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोप्लास्टिक समझते हो आप? मोनोपोली मार्केट, इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था सब कुछ। मोनोपोली क्या होता है? जहां पर एक कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर, मतलब कि वो पूरी मार्केट पे कंट्रोल खुद का ही रखता है, उसके अलावा कोई और बिजनेस है नहीं। और मोनोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, सारी चीजें मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से कि मोनोप्लास्टिक और मोनोपोली का मतलब क्या होता है। मुझे बताओ कि कितनी इकोनॉमिक्स तुमने 11th क्लास में पढ़ी थी और कितनी तुमको याद है। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोप्लास्टिक और मोनोपोली मार्केट? ठीक है, चलो देखो, मोनोप्लास्टिक एंड अदर राइट्स। इफ अ बिजनेस एंजॉयज मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट समझते हो कि इकलौता वही एक बंदा है जो वो उस चीज को सेल करता है, उसके अलावा कोई और रहता ही नहीं। इट विल हैव अ अश्योर्ड प्रॉफिट, अश्योर्ड प्रॉफिट्स। ठीक है, सिमिलरली इफ इट होल्ड सम स्पेशल राइट सच एज अ पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंसेशन, इट हैव अ मोर गुडविल। बात समझ में आई क्या है? देखो, हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर्स की या फिर लैपटॉप की, जिसके अंदर प्रोसेसर लगता है, मोस्टली किसका लगता है? इंटेल का। ठीक है, बेचने वाली, प्रोसेसर बनाने वाली, कंप्यूटर्स के प्रोसेसर को बनाने वाली ऑलमोस्ट 2 ही कंपनीज हैं, एक इंटेल और एक AMD। लेकिन फिर भी लोग किसको प्रेफर करते हैं? इंटेल को, क्योंकि इंटेल ने अपनी एक मोनोपोली बना रखी है मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब भी कंप्यूटर बनता है मोस्टली तो इंटेल के प्रोसेसर उसके अंदर लगते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, इंटेल को ये बात पता है अच्छी तरीके से। तो इंटेल जो होता है, इंटेल को पता है कि जब भी कोई कंप्यूटर खरीदेगा तो मुझे उसका एक प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, अश्योर्ड प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। जैसे कि हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, है कि नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि जब भी एक नया कंप्यूटर बनेगा तो उसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर डलने वाला है, क्योंकि उसके बिना तो कंप्यूटर यूजलेस हो जाएगा। तो उसकी भी एक मोनोपोली मार्केट है, तो वो भी उसकी गुडविल को एनहांस कर रही है। क्यों माइक्रोसॉफ्ट की गुडविल इतनी ज्यादा है? क्योंकि हर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का OS चलता है, यानी विंडोज चलता है। दैट्स वाई उसकी गुडविल डे बाय डे क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। बात समझ में आ रही है? यस सर, कि मोनोपोलिस्टिक अदर राइट्स। अब विंडोज का राइट ऑलमोस्ट किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास, इसके अलावा कोई और विंडो को बना भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए उसकी गुडविल डे बाय डे क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी अगर आप मोनोपोली मार्केट बना सकते हो, या फिर आपने कोई स्पेशल राइट है आपके पास, कोई कंटेंट है, कोई पेटेंट आपने फाइल कर रखा है जिसके आपके अलावा कोई इसे यूज नहीं करता। आईफोन क्यों इतने पॉपुलर है, क्यों उनकी इतनी ब्रांड वैल्यू? दैट्स वाई, क्योंकि वो आइसोलेशन में चलते हैं। वो अपने सॉफ्टवेयर को, अपने हार्डवेयर को, अपने मोबाइल फोन को किसी और के साथ शेयर करते ही नहीं है। उन्होंने खुद की अपनी एक मार्केट बना रखी है। अब जैसे एंड्रॉइड को देखो, तो एंड्रॉइड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर किसी के फोन में मिलता है। ठीक है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, लेकिन आईफोन का जो सॉफ्टवेयर हर जगह अवेलेबल नहीं होता। एक बार अगर आप सॉफ्टवेयर आपके फोन से डिलीट हो गया तो वो मिलेगा भी नहीं कहीं पे। वो क्या है? आइसोलेशन है। ठीक है, तो एक मोनोपोलिस्टिक राइट है।
बात समझ में आई आपको? यस सर। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं। देखो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, आपने अपनी दूसरी कंपनी के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो उसकी वजह से गुडविल अच्छी होगी, क्योंकि एक पार्टनर, एक कंपनी दूसरे कंपनी के भी हेल्प करती रहती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बिल्कुल ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऐसी अच्छी गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन है जो आपके फेवर में हो तो उसकी वजह से गुडविल क्या होगी? अच्छी हो जाएगी। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, अगर पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट आप करते हो। पॉपुलरिटी टू प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की क्या है? पॉपुलरिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं किसके अंदर? गुडविल को, गुडविल की वैल्यूएशन को इफेक्ट करती हैं। फैक्टर अफेक्ट द गुडविल वैल्यूएशन, ठीक है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा है? 6 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो किस चीज के बारे में थे? वो थे वैल्यूएशन, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर थे वो सर? एक होता है आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है, ठीक है। लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस होता है कि नहीं? और क्या होती है सर? और होता है आपका अदर फैक्टर्स उसके अंदर कंसिडर होते हैं, ठीक है। और वैल्यू उसके अंदर इंक्लूड होते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, लोकेशन ऑफ बिजनेस है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक और अदर राइट्स और अदर फैक्टर्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वैल्यूएशन के अंदर, ठीक है। कि जब आप वैल्यूएशन करते हो तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक आपको? यस सर। चलो आगे देखो, अब बस थोड़ी सी बातें रह गई हैं, उसके बाद बस देखो, अब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों हमें जरूरत पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की? गुडविल वैल्यूएशन तभी करना पड़ता है जब पार्टनरशिप फॉर्म में कोई ना कोई चेंज होता हो, ठीक है। देखो हमने कहा गुडविल वैल्यूएशन कब होती है? जब बिजनेस सोल्ड होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन थी ना, वो एक्सेप्शन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, whenever the mutual right of a partners change, party which make a sacrifice must be compensated। देखो कह रहा है कि जब भी पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। म्यूचुअल राइट समझते हो? पार्टनरशिप डीड आपने पढ़ा था कि पार्टनर्स के बीच में अपने कुछ एग्रीमेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल राइट्स। तो जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होगा, यानी पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज होगा, तो चेंज होने की वजह से कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कोई ना कोई पार्टनर कुछ गेन करेगा। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उस पार्टनर को कुछ पैसे कंपनसेट करने के लिए गुडविल की वैल्यूएशन होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझो मेरी बात को, कि जब भी रेशियो चेंज होती है, यानी कि मान लो पहले जो रेशियो थी 1:1:1 थी, यानी इक्वल रेशियो थी, अब रेशियो हो गई 2:3:2, यानी रेशियो बदल गई। अब जब रेशियो चेंज हुई तो कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कुछ ना कुछ पार्टनर गेन करेगा प्रॉफिट का। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है अपना हिस्सा, उस पार्टनर को बाकी के पार्टनर कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे? मस्ट बी कंपनसेट करेंगे। अब एक सेक्रीफाइसिंग कंपनसेशन वाली चीजें हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इतना टेंशन लेने वाले की बात नहीं, बस इतना समझ लो कि जब भी म्यूचुअल राइट्स चेंज होंगे तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, एक पार्टनर गेन करेगा। तो गेन करने वाला पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगा। समझ में आ रही बात? ओके। जब कंपनसेशन की बारी है तो इसी चक्कर में इस बेसिस पे दिस बेसिस ऑफ कंपनसेशन इज अ गुडविल वैल्यूएशन, सो वी नीड टू वैल्यू द गुडविल। तो हमें कंपनसेशन पे करने के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ती है। बात समझ में आ गई? यस सर। अब कौन कौन से म्यूचुअल राइट चेंज होते हैं? देखो, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो ये भी क्या है? म्यूचुअल राइट चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, म्यूचुअल राइट चेंज होगा, बिल्कुल ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होगा, बिल्कुल ठीक है। व्हेन अमलगमेशन ऑफ टू फर्म, अमलगमेशन का मतलब है कि जब एक फर्म दूसरी फर्म को परचेज कर लेती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन ऑफ फर्म, ठीक है। अमलगमेशन ऑफ फर्म हो जाता है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, यानी इसको हम बेच दिया, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब भी होती है, इन सबको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। लिख लेना यहाँ पे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, याद से। इन सारी चीजों को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है व्हेन ओल्ड एग्रीमेंट इज एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज फॉर्म्ड, मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया और नया एग्रीमेंट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर होगा, और अमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स टेकन प्लेस, तो तब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा और इस केस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? कौन कौन से केसेस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगी? इस पे भी क्वेश्चन आता है, बोलता है कि बताओ वो 3 कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर गुडविल की वैल्यूएशन करना जरूरी होती है। तो आपको 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप समझ में आ गया आपको? यस सर।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि हम कवर करेंगे अपने आने वाली नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो सर हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा डेफिनेशन ऑफ गुडविल, हमने आज पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, ठीक है। हमने पढ़ा गुडविल कितनी तरीके की होती है, सर गुडविल 2 तरीके की होती है, परचेज गुडविल और कौन सी गुडविल होती है बताओ फटाफट से। सर दूसरी गुडविल होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल और गुडविल की वैल्यूएशन कब कब होती है। हमने टोटल कवर की है आज की क्लास में 4 टॉपिक, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इफ किसी को कोई डाउट रहता है प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप यू हैव लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। तो इस चीज़ों को पढ़ लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना सारी चीज़ों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।